तो दोस्तों, आज मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास आया हुआ है, क्योंकि उसकी बच्ची 5 साल की हो चुकी थी, पर उसने अब तक एक शब्द नहीं बोला था। इस बच्ची का नाम था यंग वू। डॉक्टर बताते हैं कि यंग वू को ऑटिज्म है। ऑटिज्म एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता और इस वजह से इंसान दूसरों से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। यंग वू के पापा ये सुनकर दुखी होते हुए उसके साथ वापस घर आते हैं तो उनका मकान मालिक किसी छोटे से बात पे झगड़ा करने लग जाता है और उन्हें मारने लग जाता है। इतना शोर और लड़ाई सुनकर यंग वू एकदम परेशान सी हो जाती है और अजीब सा बिहेव करने लग जाती है। फिर अचानक से जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है, अगर कोई आदमी दूसरे आदमी को फिजिकल डैमेज देता है तो उसे 7 साल की सजा होगी या 10 मिलियन का फाइन लगेगा। उसको बोलता सुनकर सब एकदम शांत हो जाते हैं। उसके पापा तो खुशी से नाचने लग जाते हैं कि मेरी बेटी बोल भी सकती है। घर लाकर वो पूछते हैं कि उसने ये सब कहाँ से सीखा, तो वो कहती है क्रिमिनल लॉ। उनके घर में क्रिमिनल लॉ के बहुत से बुक्स थे जो यंग वू को लाइन बाय लाइन पता था और वो बोल के सुनाने भी लग जाती है। ये सुन के उसके पापा एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। उस दिन यंग वू के पापा को पता चला था कि उनकी बेटी एक ऑटिस्टिक जीनियस है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाली एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फिर हम देखते हैं कि यंग वू अब बड़ी हो चुकी है। उसके पापा एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। आज यंग वू के ऑफिस का पहला दिन था और उसने अपने जाने का रूट पूरी तरह से रट के रखा हुआ था। उसके पापा थोड़े वरिड तो थे, पर उसे समझाते हैं कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, अच्छे से रहना, ये सब। यंग वू बाकी लोगों से अलग तो जरूर थी, पर बहुत इंटेलिजेंट थी और कोरिया की पहली ऑटिस्टिक अटर्नी बन चुकी थी। यंग वू के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना बहुत अनकंफर्टेबल था, इसलिए वो इमेजिन करती हुई जाती है कि उसकी ट्रेन के साथ एक व्हेल तैरती हुई जा रही है। उसे व्हेल्स बहुत ज्यादा पसंद थे। यंग वू जब ऑफिस पहुंचती है तो वहां के रिवॉल्विंग डोर से वो घुस ही नहीं पा रही थी। बार बार कोशिश करती थी पर बाहर निकल जा रही थी। तभी एक लड़का आकर उसकी हेल्प करता है। इस लड़के का नाम था जुनहो। वो उसी के ऑफिस में काम करता था और ऐसा लग रहा था कि वो काफी पॉपुलर है लोगों के बीच। यंग वू एक अटर्नी से मिलती है जिसका नाम होता है जंग मियोंग। यंग वू को इसके टीम में रह के ही काम करना था, पर जंग मियोंग को पहले से ये पता नहीं था कि यंग वू ऑटिस्टिक है। उसकी हरकतें उसे बहुत अनप्रोफेशनल लग रही थी। जंग मियोंग कंपनी के सीईओ के पास जाकर कहता है कि यंग वो ऑटिस्टिक है तो उसे कंपनी में एक्सेप्ट क्यों किया। सीईओ कहती है, तुमने शायद रेज्यूमे ध्यान से नहीं पढ़ा। ऑटिस्टिक होने के बाद भी यंग वू ने यूनिवर्सिटी टॉप किया था। इस पे जंग मियोंग कहता है कि उसे एक ऐसे अटर्नी की जरूरत है जिसका सोशल स्किल अच्छा हो और जो क्लाइंट से फ्लुएंटली बात कर पाए। ये तो खुद को ढंग से इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाती। फिर एक कंडीशन रखता है कि उसे एक केस देंगे, अगर वो हैंडल कर पाती है तो फिर ठीक है, वरना उसे निकालना होगा। सीईओ ये कंडीशन एक्सेप्ट कर लेती है। जंग मियोंग उसे एक केस देता है जिसमें एक बूढ़ी औरत जो अपने हस्बैंड की केयर करती थी, एक दिन आपस में झगड़ लेते हैं। हस्बैंड बहुत कुछ बोल रहा था तो उसकी वाइफ गुस्से से उसके सिर पे एक आयरन से मारती है। डॉक्यूमेंट में आयरन की फोटो देखकर यंग वू को ऐसा लगता है कि वो शार्क की तरह दिख रहा था और वो फिर बस शार्क की बातें ही करने लग जाती है। जंग मियोंग इरिटेट होकर उसे केस पे ध्यान देने को बोलता है। केस को पढ़ते हुए यंग वो पूरा सिनेरियो इमेजिन कर लेती है कि कैसे बूढ़ा आदमी घर आकर अपनी वाइफ से झगड़ा करता है और गुस्से में वाइफ उस पे आयरन से मारती है। वाइफ पे अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज लगा था और ये लोगों को उनका डिफेंस संभालना था। यंग वो उस औरत से मिलती है क्वेश्चनिंग के लिए। वो औरत थोड़ा हिचकिचाती है वो को देखकर कि ये लड़की मेरा केस लड़ेगी, पर कोइंसिडेंटली वो औरत और उसका हस्बैंड वही मकान मालिक हैं जो हमने शुरू में देखा था। उस औरत को जब रियलाइज होता है कि ये वही छोटी बच्ची है जो बोल नहीं पाती थी और अब अटर्नी बन चुकी है, तो वो बहुत खुश होती है। पूछताछ के बाद यंग वो अपनी रिपोर्ट लेकर जंग मियोंग के पास आती है। जंग मियोंग वो रिपोर्ट देखकर एकदम गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस रिपोर्ट के हिसाब से यंग वो चाहती थी कि वो लोग नॉट गिल्टी प्लीड करें। जंग मियोंग का मानना था कि वो औरत अपनी गलती मानकर पछतावा दिखाए और इससे कम से कम सजा मिलेगी। पर यंग वो अपना पॉइंट रखती है कि अगर वो औरत अपनी गलती मान लेती है तो उस पे अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज लगेगा। उनका घर उनके बिल्डिंग के रेंट पे चलता था और वो बिल्डिंग उसके हस्बैंड के नाम पे था। उसके हस्बैंड के मरने के बाद उसकी वाइफ उसकी कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर पाएगी और उसका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अटेम्प्टेड मर्डर की जगह फिजिकल डैमेज का चार्ज लगवाना चाहती थी। जंग मियोंग उसकी बात सुनकर इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट उससे मिस हो गया था।
यंग वू को जन हो के साथ हॉस्पिटल भेजा जाता है केस के सिलसिले में। डॉक्टर उन्हें चोट के बारे में बताता है कि इस चोट की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। जब वो औरत अपने हस्बैंड को वू से मिलवाती है तो वो एकदम भड़क जाता है, क्योंकि वो अब भी उसके पापा से नफरत करता था। वो और जनहो उस औरत से बात करते हैं और वो पूछती है कि जब उसने अपने हस्बैंड को आयरन से मारा था तब उसका इंटेंशन क्या था। उन्हें समझ आ जाता है कि वो औरत अपने हस्बैंड को जान से मारने की कोशिश नहीं कर रही थी। ऑफिस में जंग म्योंग कहता है कि उन्हें जूरी ट्रायल के लिए पूछना चाहिए। जूरी ट्रायल में बहुत से लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जो केस देखकर अपना डिसीजन देते हैं। जंग म्योंग की टीम में एक और लड़की भी थी जो यंग वू को लॉ स्कूल के टाइम से जानती थी। वो अपनी दूसरे कलीग को बताती है कि वो को हमेशा से हर चीज में फर्स्ट प्लेस मिलता आया है। इस लड़की का नाम चोई सो रहता है और चोई सो यंग वू से थोड़ा जेलस फील करती थी और डिसाइड करती है कि वो कभी उसकी कोई हेल्प नहीं करेगी। पर जब वो बाहर आती है तो यंग वू को गेट के पास अटके देखकर वो उसकी हेल्प कर ही देती है। पर हेल्प करने के बाद वो उसकी इंसल्ट करती है कि तुमसे रिवॉल्विंग डोर यूज नहीं हो पाता तो नॉर्मल डोर यूज कर लो, एकदम बेवकूफी हो क्या। यंग वू को थोड़ा बुरा लगता है ये सुनकर। यंग वू फिर अपनी एक दोस्त से मिलती है जो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। उससे वो कहती है कि उसे जूरी ट्रायल में अपना केस दिखाना है, पर उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना है। उसकी दोस्त के साथ मिलकर वो बोलने की प्रैक्टिस करती है। फिर यंग वू के कोर्ट का पहला दिन आता है। वो इतनी नर्वस रहती है कि जज के नाम बुलाने पे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस चुप होके बैठी थी। आखिर जंग म्योंग को उसके बदले आंसर करना पड़ता है। वू के मोरल सपोर्ट के लिए उसकी दोस्त और उसके पापा भी आते हैं। यंग वू से ओपनिंग स्टेटमेंट देने को बोला जाता है। पहले तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी नर्वसनेस के कारण, पर जब जंग म्योंग उसके बदले खड़ा होने लगता है तो वो फटाक से उठ जाती है। अपना स्टेटमेंट देने से पहले वो सबको एड्रेस करके बोलती है कि उसे ऑटिज्म है, इसलिए लोगों को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लग सकता है, पर वो बाकी अटर्नीज की तरह ही लॉ से बहुत प्यार करती है। उसकी बात सुनकर उसकी दोस्त वहीं उसको चीयर करने लग जाती है, पर उसे बैठाया जाता है। प्रोसिक्यूटर उस औरत से क्वेश्चंस पूछता है और कहता है कि इस औरत ने पुलिस के सामने ये कहा है कि वो अपने पति को मारना चाहती थी, इसलिए इस पे अटेम्प्टेड मर्डर का ही चार्ज लगना चाहिए। वो औरत भी रोने लगती है और माफी मांगने लग जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो सच में गिल्टी है। यंग वू और उसकी टीम को उस दिन क्वेश्चंस पूछने का चांस नहीं मिलता। लौटते हुए वो लोग डिस्कस करते हैं कि उस औरत का हस्बैंड अगर जूरी के सामने ये बोले कि उसकी वाइफ उसे मारना नहीं चाहती थी तो शायद बात बन जाए। पर यंग वू को थोड़ा छुप के रहना होगा, क्योंकि वो आदमी यंग वू से नफरत करता था। अगले दिन कोर्ट में हस्बैंड को लाया जाता है। कुछ सोचकर जंग म्योंग स्ट्रेटेजी बदल देता है और यंग वू को क्वेश्चनिंग के लिए भेजता है। फिर जंग म्योंग के प्लान के अकॉर्डिंग ही वो आदमी यंग वू को देखकर एकदम चिल्लाने लग जाता है और एक कपड़े लेकर उसे मारने ही लग जाता है, जिससे जूरी को ये पता चलता है कि वो कितना वायलेंट और गुस्से वाला है। उस आदमी के गुस्से की वजह से तबीयत खराब होने लग जाती है और उसे बाहर ले जाया जाता है। फिर यंग वू अपना केस रखती है कि एक ऐसे आदमी के साथ रहना कोई इजी बात नहीं है। वो छोटी छोटी बात पे अपनी वाइफ से लड़ता था और चिल्लाता रहता था, पर फिर भी उसकी वाइफ उसका ध्यान रखती थी। बस एक दिन उससे कंट्रोल नहीं हो पाया और उसने आयरन से मारा, पर उसका इंटेंशन मर्डर का नहीं था। यंग वू ये सब बोल ही रही थी कि एक आदमी आकर बताता है कि उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी डेथ हो गई। कोर्ट में जितने भी लोग थे सब शॉक्ड रह जाते हैं। यंग वू को थोड़ा गिल्ट हो रहा था कि अगर शायद वो उसके सामने नहीं जाती तो वो बच जाता। अपने ऑफिस में यंग वू और जुनहो डिस्कस कर रहे थे और अचानक से यंग वू को ये रियलाइज होता है कि उस आदमी को आयरन से चोट लगने से पहले से ही हेडेक होता था। अगले दिन कोर्ट में यंग वू डॉक्टर से बहुत से क्वेश्चंस पूछती है एकदम कॉन्फिडेंटली, और उससे ये कंक्लूड होता है कि उस आदमी को पहले से ही कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ था और उसकी मौत हो गई, और इसलिए जब उससे आयरन से मारा गया था तो उसके सिर पे कोई चोट का निशान भी नहीं था। यंग वू ये केस जीत जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि यंग वू की कंपनी की सीईओ आकर उसके पापा से मिलती है और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।